इस सेक्शन में हम पीच और स्ट्रॉबेरी के जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पीच में जो हमारे कोर्स में इम्पोर्टेंट डिजीज़ है इसका, वो है एक ही इसमें डिजीज़ कवर किया हुआ है जो कि लीफ कर्ल है। लीफ कर्ल का जो डिजीज़ है वो लगभग पूरे जितने भी पिच जहाँ भी ग्रोन करते हैं वहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें मेन रूप से ये जो लीफ कर्ल है उसका इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो सबसे यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद अभी जितने भी यूरोप की कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, एशिया है, चाइना है, जापान है, और जहाँ भी ये क्रॉप लेते हैं वहाँ पे ये देखा जा रहा है। इसके सिम्टम में सबसे प्रमुख रूप से ये देखा गया है कि ये जितने भी इसका मेन जो है लीफ ही अफेक्ट होती है इससे, और जो ग्रोइंग सूट्स हैं ये होता है, और दूसरे जो फ्लावर पार्ट्स हैं, फ्रूट है, ये इससे कम अफेक्ट होती है। इसके जो लीफ हैं इसमें ही हमको एक विकृति लीफ में दिखाई देती है, जो मिड रिब है उसमें दिखाई देती है, और ये कर्ल होने लगती है। उसमें शुरुआती अवस्था में ये रेडिश कलर का उसमें सिम्टम हमको दिखाई देता है। उसका लीफ प्लेट जो है वो पेटियोल जो है वहाँ से वो कर्ल होने लगती है। जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, जैसे डिजीज़ बढ़ती है ये इसके टिप को छोड़कर बीच वाले पार्ट से पहले ये कर्ल होती है, यानी उसका मिड रिब होगा और फिर दोनों मार्जिन से कर्व होती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करता है उसका जो लीफ का टिश्यू है वो येलोइश होने लगती है और रेडिश कलर का, इस तरह से हमको उसके लेमिना है, मिड रिब है, यहाँ पे हमको एक पिकरिंग यानी एक उभार संरचना हमको दिखाई देती है। तो इसमें देखते हैं कि जो पूरा लीफ जो पार्ट है वो कर्ल होने लगती है, और कर्लिंग में सभी प्रकार से मिड रिब में हमको सिम्टम दिखाई देगा, उसके लेमिना में हमको सिम्टम दिखाई देता है, और उसका जो कलर है नॉर्मल ग्रीन से हटके ये येलोइश और रेडिश एक कलर का, जैसे ये फोटोग्राफ्स में हम देख पा रहे हैं, इस तरह से वो उसका कलर चेंज होने लगती है। और ये उसमें जो ये उभार है वो हमको क्लियर कट दिखाई देने लगता है, जैसे कि गॉल्स दिखता है उस तरह से। और बाद की अवस्था में देखेंगे तो ग्रेजुअली वो ब्राउन होने लगती है, और उसमें इस तरह से एक संरचना हमको उसमें दिखाई देती है। पूरी पत्ती जो है वो एक विकृत संरचना में चेंज होने लगती है, और उस समय उसका कलर जैसे कि बता रहे थे हल्का सा ये पिंकिश रेडिश पिंक कलर का चेंज होने लगती है। नॉर्मल लीफ से अगर तुलना करते हैं तो ये इसमें क्लियर कट चेंजेस हमको विजिबल होती है। जैसे कि ये शुरुआती अवस्था है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए इस तरह के संरचना में उसका जितने भी लेमिला का पार्ट्स है, मिड रिब है, पेटियोल्स है, लीफ ब्लेड है, ये सब कर्लिंग होने लगती है, और एक ब्लिस्टर जैसे एक उभार जैसे संरचना में वो चेंज होने लगती है। जो डिजीज पार्ट होता है वो लगभग ज़्यादा थोड़ी सॉफ्ट होती है, जबकि दूसरे जो अनअफेक्टेड पार्ट है वो जो है हार्ड होती है अपेक्षाकृत। तो इसमें हम देखेंगे पूरा का पूरा जो फोलिएज है इसका वो चेंज होने लगता है। ये पैथोजन टेफ्रिना डी वॉमेंस के कारण होती है, और टेफ्रिनल्स ऑर्डर्स के अंतर्गत है। तो टेफ्रिना जीनस में हम देखते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो माइसीलियल जो सेप्टेट होती है, एंडोफैटिक होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है। इसका जो इसमें फॉर्म होता है वो अपर लीफ सरफेस में हमको दिखाई देती है, और
ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, क्लेवेट होती है। और इसका जो होता है वो यूनिट्यूनिकेट होती है, उसका वाल जो है, और इस जो एपिक्स में वो फिर आपके एस्कोस्पोर्स रिलीज करता है। एस्कोस्पोर्स जनरली जैसे ये जो एस्कस है जो कि लीफ के अपर सरफेस में हमको दिखाई देता है, और इस एस्कस में हमको ये एस्कोस्पोर्स इसमें बनते हैं। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो यूजुअली 8 और यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं, जो कि राउंड, ओवेट या इलिप्टिकल हो सकते हैं। और ये जो होस्ट के एपिडर्मिस को रप्चर करते हुए आपका एस्कोस्पोर्स रिलीज होती है। और ब्लास्टोस्पोर्स जो होते हैं, बड फॉर्मेशन जब होती है उसमें वो ओवल शेप में होती है। तो ये जो होस्ट क्यूटिकल पे जो एस्कस डेवलप होती है और उसको रब करते हुए फिर हमारा जो एस्कोस्पोर्स है वो रिलीज होती है। इसका जो डिजीज साइकिल है, ये पैथोजन जो है इसमें कोनिडिया या हम कहें ब्लास्टोस्पोर्स के रूप में ट्विंग्स बर्ड्स की उसमें सरवाइव होती है। और जो क्यूटिकल के नीचे इसकी जो डेवलप होती है और जो उसको रब करते हुए जो एस्कोस्पोर्स रिलीज होती है, ये ही जो इसके इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विंटर में। इसका डिजीज साइकिल भी हमको है कि जो हेल्दी प्लांट्स है, एक बार अगर अफेक्टेड हो जाती है तो ये जो उसमें एस्कोस्पोर्स रिलीज होते हैं, ये एस्कोस्पोर्स बडिंग के माध्यम से आगे बड फॉर्मेशन करती है कोनिडियम में, और फिर ये या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन करती है हेल्दी प्लांट्स को, या फिर कोनिडियम के माध्यम से, या फिर वो जो है ओवर विंटरिंग होती है, या लीफ में ओवर विंटरिंग है तो ओवर विंटरिंग के द्वारा फिर ये जैसी प्लांट बर्ड्स में ट्विंग्स में ओवर विंटरिंग होगी, और फिर वो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है कोनिडियम को, वो जर्मिनेट करती है, और जर्मिनेट करके फिर से वो आपके होस्ट टिश्यू को इन्फेक्ट करती है। फिर ये जो आपका यहाँ पे इंटरसेलुलर माइसेलिया जो है सब क्रिटिकल होते हुए कैरियोगेमिया की डेवलपमेंट होगा, और फिर से जो एस्की है वो होस्ट क्रिटिकल को ब्रेक करते हुए एस्कोस्पोर्स का डेवलपमेंट करता है, और एस्कोस्पोर्स फिर से कुछ हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करती है। और इस प्रकार से एस्कोस्पोर्स जो है अफेक्टेड प्लांट से फिर से ये आपके अफेक्टेड लीव्स, फ्रूट में ये एस्कोस्पोर्स जो है वो दोनों माध्यम से, या तो फिर एस्कोस्पोर्स डायरेक्ट फिर से इन्फेक्शन करेगा, या फिर ओवर विंटरिंग होके फिर से वो अपना साइकिल पूरा करती है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल, इसका डिजीज साइकिल पूरा होती है। इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है कूल क्लाइमेट, चूँकि अभी देखे भी कि ये जनरली पिच जो है ठंडे एरिया में लिए जाता है, तो इसके लिए कूल मॉइस्ट वेदर कंडीशन सबसे फेवरेबल करती है। 8.9 से 26 मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर पे ये उसका सरवाइव करती है, और इसके लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर होती है 20 डिग्री। इस टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है और इन्फेक्शन कॉज ज़्यादा होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस इसमें वैरायटी जो है, जैसे स्टार्क है, अर्ली जायंट है, स्टार्किंग डिलीशियस है, ये सब वैरायटी को सेलेक्ट करते हैं। और इसमें कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स जो है इसके ट्री में करते हैं। और दूसरी जो ग्राउंड पार्ट्स हैं जिसमें जितने भी प्लांट डेब्रीज हैं, लीफ है, स्टेम्स है, ये पार्ट को हम विंटर सीजन के पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और ट्रंक पोर्शन को कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से हम डिसइंफेक्ट करके रखते हैं।
जैसे बोडोक मिक्सचर का पेस्ट है वो हम क्लीन करके उसमें स्टेम पोर्शन पे लगा कर रखते हैं। और इसमें जब भी हम कटिंग करते हैं इसमें प्लांटिंग मटेरियल के रूप में, तो जो भी इसमें हम हेल्दी विगरस किसी भी सोर्स से इसको लें, और इसमें हम अवॉइड करते हैं कि जितने भी अगर नॉर्मल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अगर इन्फेक्शन के समय में हम हेवी उसको ना दें, और एक बोर्डेक पेस्ट का सॉल्यूशन ट्रंक में करें, और दूसरा कि जो उसके सॉल्यूशन है बोर्डेक मिक्सचर का वो हम 1% या दूसरे जो फंजीसाइड्स हैं जैसे कार्बेंडाजिम है 50% WP, इसका हम 1.5 से 2 ग्राम सॉल्यूशन करके या फिर हम 1 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन तैयार करके हम स्प्रे करें, या मेनकोजेब का हम 0.25% का 20 दिन के अंतराल में उसको हम स्प्रे करते रहें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हमारे कोर्स में कवर किया गया है जिसका स्ट्रॉबेरी का लीफ स्पॉट है। तो स्ट्रॉबेरी के लीफ स्पॉट में सबसे कॉमन जो उसका करेक्टर होता है वो लीव्स में हमको शुरुआत में दिखाई देती है। बाद की अवस्था में फ्रूट में, बेरी पे, केप्स पे, उसके पेटियोल्स पे, बाकी सभी जगह दिखती है। इसमें सबसे जो उसका लक्षण है वो स्मॉल राउंड इस तरह से जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से स्पॉट के रूप में वो शुरुआत होता है। नेक्रोटिक लीजन हमको ये दिखाई देता है। ये शुरुआत में अपर लिप सरफेस में होती है, फिर ये पर्पल और रेडिश कलर का, इसमें हमको ये शुरुआत में इस तरह से राउंड और रेडिश टू पर्पल कलर का हमको इसमें लीजन हमको स्पॉट्स हमको दिखाई देता है। बाद की अवस्था में ये जो स्पॉट्स हैं वो ग्रे या ऑलमोस्ट वाइट सेंटर, जैसे इसका स्पॉट्स बढ़ते जाता है ये ग्रे या कहें कि वो वाइटिश सेंटर्स जैसे चेंज होने लगती है उसका। और जो बाहरी भाग है उसका स्पॉट्स का वो रेडिश टू पर्पल कलर का हमको उसकी बॉर्डर, जैसे कि हम इस फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं इस तरह से, कि बीच का भाग हमको वाइटिश ये कलर का दिखाई देता है, और जो बाहरी भाग है वो हमको रेडिश पर्पल या फिर ब्राउन कलर का हमको बॉर्डर के रूप में दिखाई देता है। जैसी वार्म कंडीशन होती है या ह्यूमिड वेदर कंडीशन होती है, ये हमको रस्टी ब्राउन स्पॉट जैसा दिखाई देने लगता है। और ये आपस में जैसी सीवियर कंडीशन होती है ये हमको स्पॉट जो है आपस में मिलकर एक बड़े लिप पोर्शन को कवर करने लगती है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्पेरिला फ्रेगरी के कारण होती है, और इसको माइकोटीना सब डिवीजन का ये है। इसमें जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम होती है ये माइसीलियल सेप्टेट है, इंटरसेलुलर होती है। इसमें पेरीथीसिया बनती, वो चूँकि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, पेरीथीसिया एम्प्टेट होती है, और ये ऊपरी भाग में ये ओरेस्टियोल इसमें बनती है। स्कस जो इसमें बनती है वो ओब्लॉन्ग और क्लेवेट होती है। एस्कोस्पोर्स इसमें जो बनते हैं वो सिंगल होते हैं, हाइलाइन होती है, इलिप्सॉइड होती है, और इसमें इसका जो कोनिडिया है वो इलोंगेट ऑलिव ब्राउन कलर की होती है। इसके डिजीज साइकिल भी देखेंगे तो ये चूँकि पैथोजन जो है ओवर विंटरिंग होती है, इसका पैथोजन जो है फ्रूट लीफ डेबरीज पे सरवाइव करती है, और फिर ये जो रेन के स्प्लेश से ये दूसरे किसी नए लीफ को इन्फेक्ट करती है। इसमें जो इसका पैथोजेंस है वो पॉलीसाइक्लिक होती है एंड बहुत फास्ट इसका स्प्रेड होती है फेवरेबल कंडीशन में, और जो बहुत ज़्यादा पार्ट्स को ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करती है।
इसका जो फंगस है वो स्क्लेरोटिया पेरिथीसिया के रूप में इन्फेक्टेड जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं उसमें सरवाइव करती हैं, और इसका स्पोर्स जो हैं कोनिडिया स्पोर्स या फिर एस्को स्पोर्स के माध्यम से, दोनों माध्यम से ये न्यूली लीव्स को इन्फेक्ट करती है। और ओवर विंटरिंग के समय में ये काफ़ी समय तक सरवाइव कर जाती है, और फिर वाटर के माध्यम से या स्पेस के माध्यम से या फिर ह्यूमन कंटामिनेशन के माध्यम से ये इन्फेक्शन, इसका साइकिल उसकी आगे बढ़ती है। इसके स्पोर्स जो है वो जनरली ब्लैक पेरिथी इसमें जनरेट होती है, स्पिक साइज का, और ये अंडमान में जैसे होती है ये विंड के माध्यम से या वाटर के माध्यम से नए लीफ टिश्यूज को इन्फेक्ट करती है। और फेवरेबल कंडीशन इनकी जैसे आती है, ये डिस्पर्सल है डिजीज़ का, वो पानी के माध्यम से या जो भी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से, या ह्यूमन कंटामिनेशन के माध्यम से, जो भी उसमें कल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं उसके माध्यम से ये सरवाइव करते जाते हैं, इनका साइकिल आगे बढ़ते रहता है। इसके लिए सबसे है कि हाई रेनफॉल और वार्म टेम्परेचर जो है इसके लिए सबसे फेवरेबल है इसके रैपिड डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो समय है, अनुकूल समय, वो मिड टू लेट स्प्रिंग में सबसे सीवियर होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली रेन शावर्स होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट अलाउ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इज़ अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट होता है। इसके लिए सबसे फेवरेबल होता है कि ये 12 घंटे या उससे ज़्यादा समय का लीफ वेटनेस पीरियड हो, यानी पत्तियां जब उसमें ज़्यादा गीली रहेंगी, नमी रहेगा, उस समय अगर ये ऐसा फेवरेबल समय मिल रहा है कि अधिक 12 घंटे से ज़्यादा उसकी पत्ती गीली है, तो ये पैथोजन जो है बहुत जल्दी डेवलप होता है। जो न्यू या यंग फोलिएज है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है कंपेयर टू जो उसके पुराने या डेवलप्ड जो फोलिएज है उसकी तुलना में। इसके मैनेजमेंट के लिए भी कहा जाता है कि जो हम अगर रेसिस्टेंस कल्टीवर कुछ है, सनराइज जैसे हैं, उसको हम लगाएं, और कुछ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ जैसे है क्रिम्सन किंग है, इसको हम लगाएं, और ओजार्क ब्यूटी है उसको हम कल्टीवेट करें। और इसके लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत है। फुल सनलाइट अगर उसको मिल रही है, यानी लीफ वेटनेस पीरियड अगर कम हो रही है, तो ये डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल कंडीशन होना चाहिए और प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर हम इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर हम इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है कि वो उसको लीफ वेटनेस पीरियड अगर स्प्रिंग करते हैं तो वो लीफ वेटनेस पीरियड बढ़ता है, और ड्रिप से करने से वो ड्राई सरफेस रहता है। तो ये हम उसमें स्प्रिंग अगर नहीं करते हैं तो ये जो बीमारी है वो कम से कम उसमें इन्फेक्शन कॉज कर पाती है। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे है मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है, ये अगर हम इसको स्प्रे करते हैं स्प्रिंग में और ड्यूरिंग बड के समय में, और फिर दूसरे केमिकल्स जैसे अगर इसमें पैथोजेंस आ रहे हैं तो जैसे बिनोमिल है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या टेबुकोनाजोल है 2 से 2.5 ग्राम ml पर लीटर के हिसाब से, या फिर इसमें हमारा एजोस्ट्रोबिन है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो ये इसके मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सहायक होता है।